मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, today we are going to discuss the question number 2 from our question paper as a part of the question paper explanation. Here long answers you have to write. Long answers will be given from the poetry, question number 2, and two questions will be given and you have to write only one. Already you know, in first year you did very well. The same repeat answers are, उसी को दोहराना. So दो क्वेश्चंस देते हैं, इनमें से एक लॉन्ग आंसर हमको लिखना है. तो दो क्वेश्चन भी टू टाइप्स का होता है, कंफ्यूज नहीं होना. चाहे ये ऐसा लेसन एक ही है, या ऐसा देगा या नहीं तो ऐसा देगा, या ऐसा देगा या नहीं तो ऐसा देगा, बस 10 साल. लेकिन आपको क्वेश्चन समझना और उसका लॉन्ग आंसर लिखना बस. अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, फिर भी जैसे लेसन के तौर पे या पेपर प्रेजेंटेशन के तौर पे हम इधर हम बता रहे हैं आपको, और लेसन बाद में समझाएंगे, ऐसे नहीं. और साथ साथ लेसन भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए. और जब भी मेरा क्लास होता है कृपया आप मटेरियल, टेक्स्ट बुक, नोटबुक पक्का आपके साथ आपके पास रखना है, और उनको भी फॉलो करना है और मेरे को भी फॉलो करना है. मेरे को मतलब मेरा जो टीचिंग को है फॉलो करना है. यहाँ पे क्वेश्चन है, कुशस्य सरयू विहारम तत्परिणामम च विवृणुता, या కుశః కుముద్వతీం కథం పరిణీతవాన్. కుశుని యొక్క సరయూ తీర విహారం ఎలా జరిగింది, దాని పరిణామం ఏంటి, రిజల్ట్ ఏంటి అది అడుగుతాడు. లేదా కుశః కుముద్వతీం కథం పరిణీతవాన్, కుశుడు కుముద్వతిని ఏ విధంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఏది ఇచ్చినా మీరు ఆ లాంగ్ ఆన్సర్ మొత్తం రాయాల్సిందే, అర్థమైందా? అయితే నృసింహేణ కృతం ధనుజవధం ప్రపంచయత అంటే నృసింహస్వామి చేత చేయబడిన ఏదైతే ధనుజుడు మీన్స్ రాక్షసుడు, దుర్జనుడు, రాక్షస వధ ఏ విధంగా జరిగింది దాని ప్రపంచయత మీన్స్ దాన్ని మొత్తం మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, విశదీకరించండి అంటాం కదా, అదనమాట. అలాగే నృసింహస్య ఆవిర్భావం వర్ణయత, లేదా ఇది ఇచ్చిన నృసింహస్వామి యొక్క ఆవిర్భావం, అతను ఎలా వచ్చాడు స్తంభం నుండి, ఆ ఆవిర్భావ ఘట్టం ఏంటి, అసలు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది, అదంతా రాయాలి ఇక్కడ. ఈ రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా నృసింహస్వామి ఆవిర్భావం రాయాలి, ఈ రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా కుముద్వతి పరిణామ లెసన్ని మొత్తం రాయాలి. రైట్? ఇకపోతే మనం లాంగ్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మీద కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అలాగే మధ్యలో కొన్ని కొటేషన్స్ సాంస్క్రిట్వి రాయాల్సి వస్తుంటుంది, అవి కూడా మనం పరిగణనలో తీసుకోవాలి. బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ एन एस्से इन संस्कृत पेपर. आप संस्कृत का एस्से लिखने जा रहे हो, तो संस्कृत का कुछ तो आपको ये जो वर्ड्स या सेंटेंस उनको दिखना चाहिए ना. मैं इससे पहले भी एक सेशन में बोला था, अगर हमने कोई सब्जी बनाया, अगर समझ लो कोई ब्रिंजाल का या बेंडका कोई भी सब्जी बनाया, तो उसके अंदर वो पीस रहना चाहिए ना. तो कुछ भी नहीं डाला, अगर हमने पीसेस नहीं डाला, ये बैंगन की सब्जी बोलने से हम मानेंगे क्या? उसी जैसे हमने अगर बिना संस्कृत वर्ड्स, बिना संस्कृत लेटर्स, अगर हमने पूरा लॉन्ग आंसर अगर हमने ये तेलुगु में या ओनली इंग्लिश में लिख दिया, तो वो संस्कृत कैसे कहा जाता है, कहा नहीं जाता है ना. सो इसके लिए बीच बीच में थोड़ा ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत सेंटेंसेस लिखना जरूरी है. ठीक है? अभी हम कवि परिचय में जाते हैं. ऐसे बिल्कुल साइड हेडिंग्स, पैराग्राफ्स रखना जरूरी है. तो उसमें सबसे पहले कवि परिचय. तो कवि परिचय कौन है इसका,
महाकवि कालिदास। मैं इधर पूरा नहीं लिखा क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ये जो लॉन्ग आंसर है आप पढ़ोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही वर्बली बताऊंगा। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम द रघुवंश महाकाव्यम रिटन बाय महाकवि कालिदास। उनका असली नाम क्या है, कोई वो बोलते, कोई ये बोलता है, कोई एक्स बोलते, कोई वही बोलता है, लेकिन कालिदास का वो फिक्स हो गया उसका नाम, क्योंकि काली माँ का वो परम भक्त है, वो परम भक्त है वो, तो इसलिए काली का दास वो बन गया उसका नाम। मतलब दुनिया जानते थे वो तो काली माँ का ये तो भक्त है, तो काली माँ का दास है करके कालिदास बन गया। जैसे रामदास है, ठीक है, एक्चुअली उसका असली नाम कंचरला गोपन्ना, बट व्हाट ही बिकम, वो रामदास बन गया। वैसा कालिदास का नाम दूसरा कुछ था, लेकिन वो काली का माँ का जो भक्त था, इसलिए दुनिया उनको कालिदास करके बोलती थी। और वो इतना महान राइटर था, जैसे व्यास और वाल्मीकि के बाद फिर अगर गिना जाएगा तो इन्हीं का नंबर आता है संस्कृत में। और इनका जो राइटिंग का जो शैली है वो वैदर्भी रीति, जो उसमें कई टाइप का, जो एक काव्य होता है, एक ग्रंथ लिखता है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, जो उसका कुछ डेफिनेशंस होता है, तो उसका स्टाइल्स भी होता है। जो स्टाइल्स में क्या है, जैसे हम नवरस बोलते हैं, जैसे क्रोध, भयानक, और उसके बाद हास्य, करुण, ऐसे ऐसे नवरस है। और इसमें हमारा जो कालिदास का है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उसमें ना क्रोध है, ना युद्ध है, भीभत्स है, ना भयानक, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली जैसे बिल्कुल अच्छा सा दिल को जो बहुत जैसे बोलते हैं ना, जैसे आनंद देने वाला, ऐसा उसका शैली होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जैसे हास्यमु, श्रृंगारमु, ऐसा इसका होता है। करुणा, बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट का शैली होता है इसका राइटने का, लिखने का। सो ऐसा वो वैदर्भी रीति का वो जो कालिदास का स्टाइल है राइटिंग का। और उसने जो भोज महाराज का पास काम किया था, उसका आस्थान में था, और वो दुनिया सोचता है कि इतना बड़ा पोएट बन गया, इतना राइटर बन गया, पता नहीं है कितने कितने हज़ारों लाखों या किताब लिखा होगा करके दुनिया सोचती है। लेकिन हमारा कालिदास साहब ने सिर्फ 7 काव्य लिखा है, ओनली 7। वो दिल में दिमाग में रखना, केवल 7, बस दैट्स ऑल। 7 ही 7 काव्य लिखा है। उसमें क्या है, 4 जैसे काव्य का उसका जो 2 कैटेगरीज है, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य, ठीक है। दृश्य काव्य मीन्स ड्रामा, स्किट्स, उसको संस्कृत में रूपकम बोलते हैं, ठीक है। रूपकम मीन्स ड्रामा, स्किट, जो भी जैसे शेक्सपियर का जो स्टाइल है वो ड्रामास वगैरह है, ड्रामा लिखना, बस नाटिका, नाटकम बोलते हैं उसको। वो है दृश्य काव्य, क्योंकि दृश्य काव्य मीन्स जैसे वहाँ जो नैरेशन के अंदर जो रोल्स है, जो कैरेक्टर्स है, वो हमको आंखों के सामने दिखता है। सो इसलिए को दृश्य काव्यम, हम उसको देखते हुए उसका मजा लेते हैं। उसको नॉर्मल पढ़ने से मजा नहीं आता, उसको देखने में हमको उसका जो आनंद मिलता है, इसलिए उसको दृश्य काव्य बोलता है। जो श्रव्य काव्य क्या है, जैसे रामायण महाभारत हो गया, वो क्या है, श्रव्य काव्य है। उसका जब हम पाठ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं किसी से, हमारा दिल आनंद मिल जाता है हमारे दिल को, वो ऐसा है। श्रव्य मीन्स सिर्फ सुनना, पढ़ना और बोलना, ऐसा इसमें आ जाता है वो बस। तो दृश्य काव्य मीन्स एक ड्रामा है। तो हमारा जो कालिदास साहब है, उसने 4 श्रव्य काव्य, 3 दृश्य काव्य लिखा है। और श्रव्य काव्य 4 मीन्स उसका कोई ड्रामा कैरेक्टर्स नहीं होता है, सिर्फ उसको पढ़ते रहो, उसका आनंद लेते रहो, बस वो है उसका। तो वो श्रव्य काव्य 4 थे ना, उसमें क्या है, 2 बड़े और 2 छोटे काव्य है, ठीक है। उसमें जो बड़े में क्या है, जो फर्स्ट वन कुमार संभवम एंड नेक्स्ट रघुवंशम, 2 बड़े बड़े काव्य है। और 2 छोटे हैं, वो एक जो ऋतु संहारम एंड मेघ संदेशम, ये दोनों छोटे छोटे खंड काव्य बोलते हैं, छोटे
छोटे काव्य है, मतलब एक ही सर्ग में खत्म हो जाता है। ठीक है, सो ये है बड़ा, दो बड़ा कुमार संभवम एंड रघुवंशम, और दो छोटा ऋतु संहारम एंड मेघ संदेशम या मेघदूतम, ये है। ये चार श्रव्य काव्य है, श्रव्य। और दृश्य काव्य 3 लिखा है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये 3 इनका नाटिका है। और नाटिका उसको स्टेज पर देखने से मजा आता है, उसको ऐसे नॉर्मल सुनने से आनंद मिलता है, लेकिन उतना आनंद नहीं मिलता है जितना वो स्टेज के ऊपर देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसने 4 श्रव्य काव्य, 3 दृश्य काव्य लिखा है। हमारा जो लेसन है, जो कुमुद्वती परिणय, दिस इज टेकन फ्रॉम द रघुवंश महाकाव्य, श्रव्य काव्य से लिया गया है। इज द रिटन बाय महाकवि कालिदास। ठीक है, सो इसमें क्या है, कवि परिचय हो गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन। आपने संस्कृत में लिखना है कुमुद्वती परिणयः इति प्रस्तुत पाठ्यभागः महाकवि कालिदासेन विरचिता रघुवंश महाकाव्यात् स्वीकृतः, बस ऐसा लिखना है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश में आंसर लिखने जा रहे हो, इंग्लिश में उसकी इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। उसमें क्या लिखना है, द प्रेजेंट लेसन कुमुद्वती परिणयः इज टेकन फ्रॉम रघुवंश महाकाव्यम रिटन बाय कालिदास महाकवि, दैट्स ऑल। अब तेलुगु में लिखना है तो कुमुद्वती परिणयम అనేది ప్రస్తుత పాఠ్యభాగము మహాకవి కాళిదాసుచే రచింపబడిన రఘువంశ మహాకావ్యం నుండి తీసుకొనబడింది. ఇందులో సర్గ అంటే 19th క్యాంటో, అది గుర్తుంటే రాయండి, లేకుండా కంగారే లేదు, ఇంతవరకు చదువు. టోటల్ రఘువంశ మహాకావ్యం కంటెంట్ విత్ 23 క్యాంటోస్ అనమాట, సర్గలు. సర్గలు అంటే చాప్టర్స్, అందులో 19th నుండి తీసుకున్నారన్నమాట. ఇది కవి పరిచయం. సాంస్క్రిట్లో రాయడం కంపల్సరీ, మీకు 6కి 6 మార్క్స్ కావాలనుకుంటే, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ పాఠ్యభాగ సందర్భం ఏంటి, అసలు ఏ సందర్భంలో ఈ లెसन మనం తీసుకున్నాం, कौन सी सिचुएशन में हमने ये लेसन का लिया है. तो उसमें क्या है, जैसे रामचंद्र, वो तो रामायण से है, रघुवंश में से रामायण है. तो रामचंद्र जी, सीता जी जब वापस आते हैं वनवास से, जो रावण को मार के, उसके बाद उसका पट्टाभिषेक होता है. ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये राम जी ने इसको फिर जंगल में वाल्मीकि के पास भेजता है, सीतम्मा को, जब वो प्रेग्नेंट थी. उसके बाद उधर वो 2 बच्चों को पैदा जन्म देती है. उसमें सबसे बड़ा कुश, नेक्स्ट लव. मैंने इससे पहले सेशन में भी बोला था. तो उसमें सभी दुनिया क्या है, लव कुश बोलते हैं. वो तो ऐसा आदत वो बन गया, लेकिन कुशलव है क्योंकि सबसे पहले उसमें बड़ा कुश है. लेकिन जैसे जन्म लिया फर्स्ट कुश लव ने, लव के बाद फिर इस जमीन पे आया हमारा कुश महाराज, कुश आया है. जो साइंटिफिकली क्या है, जो फर्स्ट जो ट्विंस में जो फर्स्ट पैदा होता है वो छोटा है, उसके बाद जो आता है वो बड़ा है करके हमारे जो साइंटिफिक बोलते हैं साइंटिस्ट. इसी जैसे जो बाद में आया है, इसलिए जैसे वो पहला है इसलिए लव कुश बन गया, लेकिन एक्चुअली दोनों में कौन बड़ा है, कुश बड़ा है. सो जो राम जी ने पूरा हो गया, फिर उसके बाद फिर दोनों मिल जाते हैं. फिर सीतम्मा अपना ज़मीन में निकल चली जाती है, तो फिर राम जी सब अपना अवतार का जो समाप्ति करते हैं, वो करते करते इसने कुश को महाराजा बना के वो चले जाता है. वो जाने से पहले उसके पास एक जैत्राभरणम करके एक होता है, वो है उनको जो अगस्त्य महामुनि वहाँ से जो मिला है, उसका जैसा उसका जो पूर्वजों ने वो परंपरा में वो आए हैं. एक जैत्राभरण मीन्स वो अगर पहन के अगर किसी भी लड़ाई में जाएगा तो इनका हार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होते, चाहे किस पर भी जाए उसको जो विक्ट्री मिल जाता है बस. सो वो है, वो सेंटिमेंटल ऑर्नामेंट है. वो कई
क्या बोलते हैं, जैसे सदियों से आ रही है उसका बस रेस उनसे। सो ये वो जो पेन उसके पास रहता है। तो इसमें ये प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन सिंपली क्या है, संदर्भ क्या है, वो जो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये अपना कुश महाराज भी एकदम जैसे राम जी का जैसा है। जैसे राम जी के अंदर, जैसे रामचंद्र भगवान के अंदर वो जितना भी सद्गुण थे वो सद्गुण इनका भी पास है, लेकिन वो राम जी के पास एक अतिरिक्त एडिशनल वो क्या है, क्वालिटी क्या है, वो है एक पत्नी व्रत है। ठीक है, उसने सिर्फ सीतम्मा जी को उसने शादी किया है और उसी से प्यार किया है बस, और किसी इनका दिल में नहीं है बस। डॉक्टर साहब, जो सीतम्मा का दिल में राम जी है और राम जी का दिल में सीतम्मा है बस, उनके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है दूसरों का। लेकिन जो कुश महाराज है, इनका तो इसमें तो है एक पत्नी ऑलरेडी है, उसके बाद फिर ये कुमुद्वती ये दूसरा इससे शादी करना पड़ता है। वो प्रस्ताव ऐसा है, इनका कुमुद्वती के साथ कैसे शादी हुआ वो है संदर्भ है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रूलिंग, उसका नेक्स्ट में क्या है, कुशस्य सरयू नदी तीर विहारम। कुश का जो सरयू नदी, उनका जो अयोध्या के पास ही रहती है सरयू नदी, उसका तीर मीन्स जो बैंक्स ऑफ सरयू, वहाँ पे विहार के लिए जैसे पिकनिक के लिए गया, तो उनके बारे में लिखना है। तो उसमें क्या है, इससे पहले एक कुश जी का रूलिंग कैसा है वो हमको थोड़ा 2-4 लाइन में लिखना है। वो कैसा है, जैसे रामचंद्र जी ने, जिसे राम राज्यम बोलते हैं, इतना अच्छा अपना प्रजाओं को, अपना बच्चों के माफिक जैसे उसके जैसे रूलिंग करता था, उसमें सारे प्रकृति, पूरा प्रकृति रंजनात्, ठीक है, पूरा प्रकृति, पूरा नेचर, नॉट ओनली द ह्यूमंस, केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, कंप्लीट एंटायर नेचर आल्सो फीलिंग हैप्पी एट द टाइम, और रूलिंग इतना अच्छा था। तो ऐसा करता था वो, एकदम अच्छा धनवान, अपना जो रिच प्रॉस्परस स्टेट बनाया उसने अयोध्या को। वो कैसा होती थी दिखने में, जैसे जैसे अमरावती जो रूलिंग बाय बीइंग रूल्ड बाय द इंद्रा, जो इंद्र का जो राज है अमरावती, और जो कुबेर इज अ गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कुबेर का जो अलकापुरी होता है, वो दोनों को बीट कर रही थी वो जो अयोध्या ने। ठीक है, इनके सामने वो कुछ भी नहीं करके दुनिया इसको प्रशंसा करने लगी। हमारा अयोध्या के सामने वो अपना इंद्र जी का वो अमरावती क्या चीज़ है, और कुबेर जी का अलकापुरी क्या चीज़ है, वो दोनों से भी बढ़कर प्रॉस्परस हमारा अयोध्या है, बिकॉज अवर राजा इज कुशा, ऐसा करके वो दुनिया मानती थी। सो ऐसा जब अच्छा रूलिंग चल रहा था, तब क्या है, अचानक ग्रीष्म जैसे समर आ गया, तो अचानक उसका गर्मी बढ़ गया। तो वहाँ पे सरयू तीर में क्या है, वो सबके लिए वो लागू नहीं है, सभी जाके जिसका दिल में लग गया वो जाके उसमें कूद लूँ, ऐसे से, मतलब वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ना कोई, मतलब उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको एकदम स्वच्छ मेंटेन करते थे उस वक्त। सो इतना गर्मी बढ़ गया तो उनका जनता इनके पास आए थे, बोलता है कि साहब जी, जैसे कुश जी से बोला, साहब जी ये तो गर्मी तो बहुत बढ़ गया, और हम तो जो देख रहे हैं वो जो सरयू नदी है इतना अच्छा है देखने में, लेकिन हम उसमें जा नहीं पा रहे, क्योंकि उसके अंदर जैसे कई क्रोकोडाइल्स है, उसमें जैसे जलचर होता है, जो वाटर में जो रहते हैं, भयानक खतरनाक प्राणांतक जो क्रीचर्स है, जो एनिमल्स है, वो है, इसलिए हम उसमें जा नहीं पा रहे हैं। अगर हमको वही है, जैसे गर्मी से अगर बचने के लिए, तो हम मैक्सिमम उधर ही नदी तीर में थोड़ा हमको थोड़ा अच्छा सांत्वना मिलता है, कूलिंग मिलता है, और हमको वहाँ जाने के लिए हमको परमिशन दीजिए बोलते हैं। फिर उसने कुश महाराज भी सोचा था कि और ठीक है, ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत बढ़ गया। फिर उसने क्या बोला, चलो ठीक है, इनाग्रेशन मैं ही करूँगा, उसके बाद आप लोग भी उसमें कूदते रहो डेली करके, आप जैसे उसका है, आप नहा लो, कुछ भी करो, चलेगा, क्योंकि जब तक गर्मी होता है तब तक आप उस सरयू नदी का इस्तेमाल कर सकते हैं करके उसने बोल के फिर एकदम आदेश पास कर दिया।
इनाग्रेशन के लिए मैं, मेरा जो उनका भी एक दो पत्नी है शायद, और उनका जो परिचारिका मीन्स जैसे चिलिकत्ते बोलते हैं ना, जैसे असिस्टेंट्स, लेडी अटेंडेंट्स, वो सब सारे भी जैसे अंतपुर में जो रहता है और सभी हम आ रहे हैं, 50-100 लोग हम आ रहे हैं और हम उसका इनाग्रेट करेंगे। और हम उधर आज या मतलब कल 2 दिन के अंदर हम उसमें वो नह लेंगे, उधर जो पिकनिक बनाएंगे करके उसने आदेश जारी कर दिया। फिर बड़े बड़े जो नदी स्नान करके आता है, जो गजई ईतगाड़ू बोलते हैं, जो बड़ा टेरिफिक स्विमर्स है वो क्या है, वो अंदर पानी के अंदर आधा घंटा 1 घंटा तक वो अपना सांस को रुक के बैठ जाते हैं। इतना दम वाले वो एक जो स्विमर्स होते हैं, वो सबको बुलाया और उसके बाद बोला आप पूरा जैसे ये एरिया जितना हमारा जो जनता यूज़ करती है सरयू नदी का, उतनी एरिया तक उसके अंदर पानी के अंदर कोई भी जो डेंजरस जो वाटर एनिमल नहीं होना चाहिए, जैसे मकर मच्छी, कोई जो जहरीली सांप वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें, एकदम उसको टकाटक उसको खाली कराओ बोलता है। फिर उन लोगों ने कुश महाराज का आदेश को पालन करते हुए उसमें डूब के उसमें पूरा साउंड से पता नहीं कि जो केमिकल्स वगैरह डाल के वो पूरा जो जलचरों को पूरा भगा देता है, वो दूसरी जगह उसको भगा देते हैं उनको, तब वो पूरा खाली हो जाता है, अभी कोई खतरा नहीं उसमें। ठीक है, तब उन लोगों ने ओके रिपोर्ट देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे एनओसी बोलता है ना, वो एनओसी दे दिया महाराजा, अभी वो बिल्कुल जो सरयू नदी बिल्कुल फियर फ्री 10 साल, अभी उसमें आप जा सकते हो, अभी उसमें कोई भी खतरनाक मकर मच्छी जैसे कोई नहीं है, अभी आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो करके। फिर वो उस दिन हमारा कुश महाराज वो जो पहन के जो जैत्राभरण करके बोलते हैं ना, वो ऐसा बाहू में से पहन लिया और उसके बाद वो तो हमेशा उसके साथ रहती थी। और उस दिन क्या हुआ, जैसे पानी को देखते उसका जो आनंद आ गया और अपना इनके साथ क्या है वो जोश में क्या है, जैसे वो पूरा अपना 6 into 8 पैक बॉडी होता है ना उसका, तो उसने क्या है पूरा जैसे कपड़ा उतार दिया, जैसे स्विमिंग ड्रेस पहना है, उसके बाद जब पानी में उतरते वक्त इसको उतरना भूल गए उसने, जैत्राभरण को निकालना भूल गए उसने। और इन्हीं के साथ वो जैत्राभरण के साथ उसने अपना रानियों के साथ अपना जो परिचारिका अटेंडेंट्स, लेडी अटेंडेंट्स के साथ उसने पानी में गया और कई देर तक उसने स्विमिंग किया, वैसे वाटर गेम्स सब कुछ खेल दिया। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद फिर वो बाहर आया, आने के बाद जैसे सिर पोंछते हुए फिर अपना बाहों को देखा तो वहाँ पे वो जैत्राभरण नहीं है। ही फाउंड मिसिंग द ऑर्नामेंट जैत्राभरण। एकदम उसका तो दुख हो गया उसका, अरे इतना कैसा ये गलती हो गई मेरे से करके उसने एकदम सबको बुलाया, जो स्विमर्स से उनको बुला के बोला अरे भाई जल्दी आ जाओ। बोलते क्या है महाराज? बोलते मेरा जो हाथ में ये था और मैं जल्दीबाजी में उतरा नहीं था, इसी साथ में उतर गया था और स्विमिंग में वो पानी में गिर गया, अभी जाओ उसको वापस लाओ करके बोला। और इधर जो कवि जो बोलता है और सबको उसमें डुबा दिया, सब ने फिर अंदर गया, पूरा 1-1 इंच उन लोग ने पानी के अंदर ढूंढा, लेकिन उनको वो जो आभरण नहीं मिला, जैत्राभरण नहीं मिला। फिर वो बाहर आ गया, ये तो बिल्कुल क्रुद्ध थे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया कुश महाराज। और वहाँ पे कवि बोलता है, हमारे के एनोटेशन भी है उसमें, क्या है अरे एक वो तो महाराजा है, चक्रवर्ती है, ये एक जो ऑर्नामेंट के लिए इतना दुख होने की क्या जरूरत है? ठीक है वो तो है, एक ऑर्नामेंट गया तो जाने दो, क्या है इसके लिए क्या दुख है? लेकिन वो जो कुश महाराज वो इतना था, उसको सच में कोई ऑर्नामेंट से गोल्ड से उसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उसका बिल्कुल स्थितप्रज्ञता बोलते हैं। अगर उनके सामने नॉर्मल अगर फूल का और एक जो गोल्डन जैसे डायमंड का नेकलेस का अगर वो एक हार दे दिया और नॉर्मल फूल का जो अगर हार दे दिया उसका, वो दोनों को बराबर ही देखता है, उनका नज़र में दोनों बराबर है। ठीक है, वो कोई अंतर नहीं देखता इसका। लेकिन ये जो आभरण है, जो जैत्राभरण है, इसका कहानी अलग है। ये तो इनको अपना रामचंद्र का दिया हुआ गिफ्ट है वो, इसलिए उनका ऊपर उसका अटैचमेंट है इतनी थी। फिर उसने बोला अभी
वो बाहर वो पूरा ढूंढ लिया, वो कुछ भी नहीं मिला। फिर वो बाहर आ गया। आने के बाद फिर बोले क्या है सर, हमने पूरा छानबीन कर दिया, पूरा फिल्टर किया, लेकिन कहीं भी नहीं है सर करके बोल दिया। बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो गिरा ही यही है करके, जब इन्हें बहुत दुख हो रहे थे और क्या करना कुछ समझ नहीं रहे। तब उनमें से जो स्विमर से जो सीनियर मोस्ट होता है, सीनियर सिटीजन, वो आके बोला सर एक बात है, हम सुना था कि ये जो पानी के अंदर एक सरफराज रहता है। हमको जैसे हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ऐसे कहानी बताए थे कि इस सरयू के अंदर एक सर्पलोक है और उनका राजा है कुमुदहा, वो सर्पराज है। और हो सकता है उसने आपका जो आभरण को लिया होगा, ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंटली बता देता हूँ कि वो सर्पराज है, पानी के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है करके उसने बोलता है। फिर बोलने से एकदम ऐसे इनको एकदम गुस्सा आता है, अच्छा जो सरफराज है वो मेरा जो ब्रासलेट ले लिया, ये कैसे हो सकता है। फिर इसने एकदम सोच लिया कि अभी इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा करके इसने एकदम अपना जो अपने साथ ही वो जो बो जैसे धनुष वो लाया। उसके बाद ये एक जो गरुड़ास्त्र करके एक जो उसमें అది దాంట్లో పెట్టేసి సంధించి एकदम వదిలిపోయాడు, అర్థమైందా, वाटरలోకి। इसको बिल्कुल छोड़ने वाला था गुस्सा से, जो कुमुद के ऊपर इसने प्रहार करने वाला था। तब एकदम ये जान लिया कुमुद ने, उसने एकदम वो हार के साथ अपना जो सिस्टर होती है उसके साथ वो एकदम वो बैंक में आ गया, वो तीर में आ गया, उसने ఒడ్డుకు వచ్చేసాడు। वो आने से इसके एक जो इतना था जैसे बिल्कुल वो छोड़ने वाला था यारों को, वो सीधा कि इसका पैर पकड़ लिया, वो सरफराज था कुमुद ने। बोलता है पहले आप उसको आप विड्रा करो, बोलता है वो। फिर उसने जब पैर में आके पड़ गया तो फिर इसने सोचा चलो ठीक है करके उसको विड्रा कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। फिर क्योंकि जो महाराजा ऐसा होता है कि जैसे उनके पैरों में आके अगर कोई पड़ता है उसको शरण दे देते। फिर उसने बोला सब ये है, आप ले लो, ये हार आप ले लो करके बोला। फिर उसने कुछ ने बोला, कुछ महाराज ने बोला फिर आप ये रखा क्यों, बोला। फिर उसने बोलता है भैया मेरा को इससे कोई लेन देना नहीं है, हमारे पास बहुत नागमणि है, ऐसे नहीं है, हमको आपका जो जैत्राभरण से कोई लेन देना नहीं है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्नामेंट। ये क्या हुआ, जैसे मेरा सिस्टर है वो कंदुकम मीन्स एक जो बाल, उस कंदुके ने जब वो खेलती थी, जैसे वो ऐसे नीचे गए मार दिया तो वो कंदुकम ऊपर आ गया, और जैसे वो कंदुकम की जगह आपका जो हार था वो उनका हाथ में गिर गया। फिर वो उसके साथ उसको भी कुछ नहीं बोला, उसने उसको पकड़ के सीधा मेरे पास लाया। वो बोलता है कि मैंने कंदुकम की जगह ये आ करके मेरे को दे दिया। फिर तब भी मैं डर रहा था किसका है करके मैं सोच रहा था, लेकिन अभी पता चला आप तो साक्षात जो राम जी का अवतार जो लिया है, जो श्रीमन नारायण उनका लड़का है। फिर इसलिए मैं आ गया, ये लीजिए आप अपना एक कंदुकम, ये जो जैत्राभरण लीजिए, और उसके साथ साथ मेरे सिस्टर को भी शादी कर लीजिए, क्योंकि वो बड़ा फील हो रही है कि मैं ऐसे क्यों पकड़ लिया करके। फिर उसने बोला, इसने कुमुद ने ये कुछ ने बोला ये क्या चक्कर है, जैसे मेरे को मेरा जैत्राभरण दे दो बस इतना है। बोला नहीं आप मेरे सिस्टर को भी शादी कर लो, क्योंकि हमारा जो रिश्ता थे वो अच्छा था, जो रघुवंश के साथ हमारा जो सर्प लोक का, सर्प जाति का, वो कुछ अलग सा एक रिलेशन है। अभी आप मेरा सिस्टर को आप मैरिज कर लीजिए, ये इसको जो रिश्ता को और पक्का कर दे। फिर इसने हमारा जो कुछ ने फिर हमारा जो पूरा उनका जो राजमंत्री जो भी है, बड़े बड़े स्कॉलर्स, ज्योतिष, सबसे जो वशिष्ठ से सबसे पूछ लिया भैया ये क्या है। फिर उन लोगों ने सबने बोला चलो ठीक है मैरिज कर लो, बोल दिया। फिर तब धूमधाम से जो कुश महाराज, जो कुमुदवती, उसका लड़की का नाम क्या है, जो कुमुद का सिस्टर है कुमुदवती, उसके साथ परिणय हो गया और एकदम कदा सुखांत हो गया। ये है हमारा कुमुदवती परिणय। ठीक, थैंक यू।